Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome in college physics with Dr. Sajid. So student आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर 4 के MCQs के स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग से पहले हम चैप्टर 4 का थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे। चैप्टर 4 जो है ये इन टॉपिक पर मुश्तमिल है: वर्क, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पावर, काइनेटिक एनर्जी, potential energy, work energy theorem, interconversion of energy, escape velocity, absolute potential energy, gravitational potential, variation of gravitational acceleration with height, depth and with pole. So हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है वर्क। वर्क क्या होता है? वेरी सिंपल, the dot product of force and displacement is known as work. The dot product of force and displacement is known as work, or this can be written as in magnitude form: F is cos theta, where F is the force act on a body, S is the displacement covered by the body and theta is the angle between force and displacement. अब याद रखिए वर्क जो है हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क कब होगा? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0, देन द वर्क डन बाय सच फोर्स इज नोन एज पॉजिटिव वर्क। बट इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस आर इक्वल टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, then work done by such force is said to be negative. And 0, if the angle between force and displacement is 90 degree, then work done by such force is known as zero work. इसको हम इस फिगर में आसानी से समराइज कर सकते हैं। हमारे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर हमारे पास ये एक ब्लॉक पड़ा है। एक स्टूडेंट है जो इस ब्लॉक पर फोर्स लगाता है राइट की तरफ। कितना फोर्स लगाता है? F। तो जाहिर बात है ये ब्लॉक जो है इस फोर्स की डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा, मीन डिस्प्लेसमेंट D को कवर करेगा। अब याद रखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये बॉडी जो है ब्लॉक, इस ब्लॉक को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मीन्स देयर इज ए एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ 90 डिग्री। सो जाहिर बात है इस डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स mg के दरमियान एंगल कितना है? 90। सो द वर्क डन बाय दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अगर इसी ब्लॉक को जो है हमने ज़मीन पर रखा है, तो ज़मीन जो है या अर्थ जो है इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसको हम r बोलते हैं। अब the angle between this r and displacement is also 90 degree. So the work done by this r force equal to 0 degree, 0. लेकिन applied force जो है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पैरेलल है, मीन थीटा कितना है हमारे पास? 0 है। तो ये कितना काम करवाएगा? पॉजिटिव। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स जो है इनके दरमियान एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो ये कितना काम करवाएगा? नेगेटिव। सो द टोटल वर्क डन ऑन दिस बॉडी इक्वल टू व्हाट? W1 प्लस W2 प्लस W4। और इसको अगर हम इस तरह एक्सप्लेन करें तो आसानी होगी। वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स और mg इज 0। ये mg और रिएक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क होता है? 0। नो वर्क डन बाय पोलिंग फोर्स, ये दोनों जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा 0 है, विल बी पॉजिटिव या नॉन ज़ीरो। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज माइनस Fs। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? 0 वर्क। दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज 0। W2, this is the work done by the pulling force plus Fs। W3, this is the work done by the frictional force minus Fs। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, वी obtain capital F minus small f multiplied by S. This is the applied force
This is the frictional force between block and earth surface, and this is the displacement covered by the body. Where F is known as frictional force, if the angle between the force and displacement is theta, then per displacement is net work will be what? F is cos theta minus F is. अगर हमें मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ब्लॉक है और इसको एक बंदा इस एंगल से पुल करता है, so work done by this force will be equal to what? F is cos theta, and frictional force is always opposite to the motion of the body, and this is the work done by the frictional force. तो ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे? ये फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई भी अप्लाइड फोर्स हो, वो एक बॉडी पर एक्ट करता हो विद सर्टन एंगल थीटा विच इज़ नॉन ज़ीरो। लेकिन अगर ये एंगल हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो फिर जो है ये एफ का ज़ीरो इक्वल टू 1, सो देन दिस रिलेशन will be converted to what? F minus F into S. This is the work done by under two forces, applied force and frictional force, and angle between force and displacement is equal to 0. And this is the work done by under two forces, applied force and frictional force, but the angle between force and displacement is non-zero. तो इस दोनों इक्वेशन को हम बेस बनाकर वेरियस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर फोर्सेस की हमारे पास टू टाइप है, एक को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, दूसरे को नॉन कंजर्वेटिव। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? वर्क डन बाय अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो बाय द बॉडी। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज आर फील्ड फोर्सेज सच एज ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्प्रिंग फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दो डिफिनीशन इसके लिए कर सकते हैं। व्हेन द वर्क डन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देन सच फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। और व्हेन द वर्क डन अंडर ए फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0, देन सच फोर्स आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव जो है वो जो हमने दो डिफिनीशन करवाए उसको ओबे नहीं करेगा। ऑल फ्रिक्शनल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ड्रैग फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दिस इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड दिस इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। Energy can exist in various forms such as mechanical energy, the sum of potential energy, and kinetic energy is known as mechanical energy, sound energy, heat energy, nuclear energy, electric energy and so on. फिर एनर्जी की जो है हमारे पास वेरियस टाइप है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच हैव ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास जितनी भी बॉडी है जब भी वो मोशन करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उसका फार्मूला क्या होगा? ये। और अगर काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम की टर्म में रिप्लेस करें देन काइनेटिक एनर्जी को 2p² / 2m, क्योंकि हमें मालूम है कि मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम डिवाइड बाय मास। तो अगर यहाँ पर जो है v की जगह हम p और m को रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन काइनेटिक एनर्जी को 2p² / 2m। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो है ये एक फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का जो है स्प्रिंग केस में एक और फार्मूला है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। वर्क डन को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? ग्राफिकली। तो याद रखिए हमारे पास इस तरह कोई भी एक ग्राफ हो जिसके वाई एक्सिस पर हमारे पास फोर्स हो, एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, और इसमें जो है ये एरिया बनता हो, इस तरह कोई डायग्राम हो, तो ये डायग्राम जो है हमेशा के लिए क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करेगा? वर्क को शो करेगा। द एरिया अंडर दिस कर्व इज नोन एज वर्क। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका लेंथ क्या है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट,
विड्थ हमारे पास क्या है फोर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या है मीटर, तो इससे क्या आ गया न्यूटन मीटर, दिस इज़ नथिंग बट जॉल या वर्क। सो इसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है ये इलाका ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है, वर्क को। सिमिलरली इसको देखें, इसका भी एक साइड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये, दूसरा हमारे पास जो है फोर्स है। इसका ये एरिया हम किस तरह मालूम करेंगे, मैथमेटिकली एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो दिस इज़ बेस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ हाइट फोर्स। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, 2 से डिवाइड करें, दिस इज़ नोन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ नोन एज वर्क। तो याद रखिए हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है ये रीजन, वर्क को, क्योंकि इसका जो वन साइड है डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी साइड हमारे पास है फोर्स, करेक्ट। अगर मिसाल के तौर पर ये साइड जो है हमारे पास हो गया टाइम और ये साइड हमारे पास हो गया वेलोसिटी, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, टाइम का है सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, यू हैव 10 मीटर, देन दिस रीजन शो डिस्टेंस। तो याद रखिए जब भी आप लोगों के पास कोई भी एक ग्राफ हो और आप उस ग्राफ से जो है एक फिजिकल क्वांटिटी का तयन करना चाहते हैं कि इस ग्राफ के अंदर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो सिंपली उसके साइड को मल्टीप्लाई करें, उसके साइड की मल्टीप्लिकेशन से जो भी यूनिट बन गया वो यूनिट जो है हमें वो यूनिट जो है हमें वो फिजिकल क्वांटिटी शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी या एनर्जी के बहुत से यूनिट है। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, सारे के जो है यूनिट है वो सेम है। तो यूनिट की एनर्जी की जो यूनिट है हमारे पास, ऐसा यूनिट हमारे पास है एनर्जी का न्यूटन मीटर, इसको हम जॉल भी बोलते हैं। इस तरह हमारे पास सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है आर्ग, इन 1 आर्ग इक्वल टू 10⁻⁷ जॉल, या 1 जॉल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। अर्ग क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज वर्ग आर्ग। इस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जॉल। इस तरह 1 जॉल जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 7 कैलोरी, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू 4.18 जॉल। Rydberg constant, which is the unit of energy, equal to 13.6 electron volt. Hartree is the unit of energy equal to 27.2114 electron volt. Kilowatt hour, this is the unit of energy equal to 3.6 10⁻6 joule. This is also known as commercial unit of electricity. वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का अदर यूनिट हमारे पास एक पी सिस्टम में क्या है, पाउंड, और डिस्टेंस का क्या है, फुट। सो याद रखिए फुट पाउंड या पाउंड फुट, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो वोल्टेज का यूनिट है हमारे पास वोल्ट, चार्ज का है कूलम। सो वोल्ट कूलम, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। हार्स पावर मल्टीप्लाइड बाय आवर, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। हार्स पावर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, हार्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मंथ, हार्स पावर मल्टीप्लाइड बाय डे, हार्स पावर मल्टीप्लाइड बाय ईयर, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। Megawatt hour, megawatt day, this is the unit of energy. BTU, this is also the unit of energy which is equal to 1055.06 joule. Key points about work, the area under the force displacement graph is equal to work done, इसको हमने डिस्कस किया। When momentum of a body increase by a factor n, then its kinetic energy is increased by a factor n square. क्या मतलब, हमें मालूम है kinetic energy क्या होता है, p²/2m। तो इसका मतलब ये है अगर हम मोमेंटम को इंक्रीज़ करते हैं n टाइम, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा n² टाइम। क्या मतलब, हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, उसको मोमेंटम को हमने इंक्रीज़ किया 2 टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी 2 का स्क्वायर ले लें 4 टाइम। हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, उसकी मोमेंटम हमने इंक्रीज़ किया 3 टाइम, सो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ 3² या 9 टाइम। हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, इसको मोमेंटम हमने इंक्रीज़ किया 5 टाइम, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ 25 टाइम। सो इट सिंपली मीन्स व्हेन मोमेंटम इंक्रीज़ n टाइम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ n² टाइम।
नेक्स्ट हमारे पास है पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज पावर। हमारे पास कोई भी एक पर्सन है, वो जितना काम करवाता है, जितने टाइम में करवाता है, तो काम को टाइम से डिवाइड करें, इसको हम पावर बोलते हैं। इसका हमारे पास यूनिट क्या है? जॉल सेकंड। करेक्ट। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर, या एफ वी कास थीटा। अगेन पावर के में जो है कास थीटा इन्वॉल्व है, सो इट मीन्स एफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पावर विल बी पॉजिटिव। एफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, पावर विल बी नेगेटिव। एफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पावर विल बी 0। यूनिट ऑफ पावर, तो याद रखिए पावर की यूनिट क्या है? हमें मालूम है वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो इससे पहले हमने जितनी भी एनर्जी के यूनिट लिखे, उस एनर्जी के यूनिट को टाइम से डिवाइड करो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ पावर। सो यूनिट ऑफ एनर्जी जॉल, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सो जॉल सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। Unit of energy is joule, minute is the unit of time, so joule per minute, unit of power. Joule is the unit of energy, day is the unit of time, so joule per day is the unit of power. Joule is the unit of energy, week is the unit of time, so joule per week is the unit of power. Joule is the unit of energy, month is the unit of time, so joule per month is the unit of power. Joule is the unit of energy, year is the unit of time, so joule per year is the unit of time. इस तरह सारे के सारे इससे पहले जो हमने जितनी भी एनर्जी की यूनिट को पढ़वाए थे, उन सब को टाइम से डिवाइड करो, वी ऑब्टेन द यूनिट ऑफ पावर। हार्स पावर क्या होता है? तो याद रखिए 746 वाट को हम बोलते हैं 1 हार्स पावर, और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 1 हार्स पावर इज द अमाउंट ऑफ पावर यूज बाय ए हार्स टू लिफ्ट 550 पाउंड हैवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 1 फुट इन 1 सेकंड। इस तरह BTU, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो BTU पर सेकंड यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट 10 पावर 3 वाट, मेगावाट 10 पावर 6 वाट, ऑल दीज आर नोन एज द यूनिट ऑफ पावर। Stopping a vehicle by retarding force. If a vehicle move with some initial velocity and due to some retarding force, it stop after covering some distance after some time, then stopping distance defined as। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रोड है, यहाँ पर हमारे पास जो है एक गाड़ी है, इसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के ई इक्वल टू हाफ mv²। करेक्ट। सम टाइम बाद जो है ये गाड़ी यहाँ पर आ गया और ये मोशन मूव करता है टू द राइट। एक पर्सन है, वो पर्सन उसके रोकने की कोशिश करवाता है, इस पर फोर्स लगाता है, उसको रोकने की कोशिश करवाता है। तो याद रखिए ये जितना भी फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम बोलते हैं स्टॉपिंग फोर्स। और ये गाड़ी जो है ये कुछ देर बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर सपोज़ ये स्टॉप हो जाएगी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस गाड़ी ने जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये गाड़ी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने टाइम में ये रोका है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग फोर्स के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पर ये बंदा जो है वो कितना काम करवाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सो फोर्स इज नोन एज स्टॉपिंग फोर्स। सॉरी, वर्क कितना करवाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्टेंस x, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये जितना भी काम करता है ये काम किसके बराबर होगा, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के, तब जब बराबर हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी E, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय स्टॉपिंग फोर्स। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, mv²/2, दिस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय फोर्स, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस फार्मूला। इफ द स्पीड ऑफ ए व्हीकल, ये में क्या शो करता है, अगेन स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल है v² का। इसका क्या मतलब, अगर v को हम इंक्रीज़ करें n टाइम तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज होगा n² टाइम। इससे पहले हमने जो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के लिए करवाया था, अगर वेलोसिटी को हम इंक्रीज़ करें 2 टाइम
सो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी इंक्रीज 4 टाइम। वेलोसिटी को हम इंक्रीज करें 3 टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी इंक्रीज 9 टाइम। सो द stopping distance, when the velocity increase in time, then the stopping distance increase in square time. अब स्टॉपिंग टाइम क्या होता है, तो हमें मालूम है स्टॉपिंग टाइम क्या होता है। वी नो दैट फ्रॉम द रिलेशन ऑफ इम्पल्स। यहाँ पर देखिए ये बंदा जो है इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी मोमेंटम में चेंज लाएगा। मीन्स व्हेन ए फोर्स एक्ट बाय ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, दिस इज़ नोन एज इम्पल्स। तो इस बॉडी की जो इम्पल्स होगी उसकी मैग्नीट्यूड और इसमें जितना चेंज आया मोमेंटम में उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने इम्पल्स का डिफिनीशन यूज़ किया। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज़ नोन एज इम्पल्स। सो एफ डिल टी इक्वल टू एम वी या टी इक्वल टू एम वी बाई एफ, दिस इज़ नोन एज स्टॉपिंग टाइम फार्मूला। Now, if work done by the two body in same time, then power inversely proportional to time। इसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई भी मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक हाइट है, यहाँ पर जो है सपोज़ 2 ब्लॉक पड़े हैं, दोनों के मासेस सेम है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लाता है कितने टाइम में, 20 सेकंड में। दूसरा बंदा है उस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लाता है कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो दोनों एक जैसे काम करवाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। दोनों के मासेस सेम है तो वर्क सेम होगा। तो याद रखिए जिस बंदे ने इसको 10 सेकंड में इसको उठाया है इस पॉइंट से यहाँ तक, तो इस बंदे ने जो पावर है वो ज़्यादा होगी। मीन्स पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इफ वर्क इज सेम and time is small, then power will be large. If work is same and time is large, then power will be short. The body which perform the given work is in lesser time having more power. Now slope of work and time, तो हमें मालूम है स्लोप क्या होता है, y डिवाइड बाई x। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। अगर हमारे पास इस तरह कोई ग्राफ हो जिसके y पर वर्क हो और x पर हमारे पास टाइम हो, तो उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप का जो सिंपल डिफिनीशन है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट पर हमारे पास वर्क है, x कोऑर्डिनेट पर हमारे पास टाइम है, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो किसके बराबर है, y बाय x के, या स्लोप बराबर है वर्क डिवाइड बाय टाइम के, और इसको हम बोलते हैं पावर। तो इट मीन्स द स्लोप ऑफ वर्क एंड टाइम इज आल्सो नोन एज पावर। वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि हमारे पास हम जितना भी काम करवाते हैं किसी बॉडी पर, तो वो काम जो है किस में कन्वर्ट होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क जो है ये द यूनियन ऑफ किसका होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस की। So this is known as work energy theorem. Work done must be equal to change in kinetic energy. When a particle moves with a constant speed in a circle, there is no change in kinetic energy of the particle. So according to work energy theorem, the work done by the centripetal force is zero. क्या मतलब, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है सपोज ये एक स्टोन है, इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ जो है कनेक्ट किया है, और एक बंदा है उस स्टोन को सर्कुलर पाथ में सर्कुलेट करता है, तो ये फोर्स लगाएगा, करेक्ट। और इसकी जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, मिसाल के तो हमारे पास और 10 इंटू सर्कल होगी। अब क्वेश्चन में कहता है अगर ये बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हो, तो वेलोसिटी में कौन सा कितना चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज डेल वी इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, डेल वी इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी में चेंज 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन बाय द फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। सो वर्क डन विल इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, then work done by this central force is said to be 0. If the kinetic energy of the body decrease, then the work done on the body is negative. In this case, force and displacement are opposite direction. The force oppose the motion of the body. Very simple. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, ये इस तरह मूव करता है राइट की तरफ, एक बंदा जो है इस पर इस तरह फोर्स लगाता है, इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आता है, करेक्ट।
इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आता है। इन दिस केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। तो ज़ाहिरी बात है ये इस तरफ मूव करता है और फोर्स इस तरफ लगता है, इस काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आता है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। याद रखिए यह हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है, किस पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये, अगर इस बॉल को हम इस पॉइंट तक ले आए, करेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पॉइंट पर इसकी जितनी भी एनर्जी है बिल्कुल वही एनर्जी की मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगी। अब अगर इसको हम रिलीज़ करें, ये नीचे की तरफ आ रहा हो और पॉइंट सी से पास हो रहा हो, तो पॉइंट सी पर भी अगर इसकी हम एनर्जी मालूम करें तो बिल्कुल पॉइंट सी पर जो एनर्जी की मैग्नीट्यूड है वो एनर्जी, पॉइंट ए पर जो मैग्नीट्यूड है वो एनर्जी, पॉइंट बी पर जो मैग्नीट्यूड है वो एनर्जी, सारे के सारे सेम होगी। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक बॉल है और इसको हम रिलीज़ करें तो जब नीचे की तरफ आ रहा हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ आता है। और जस्ट अबव द ग्राउंड जो है यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी टोटली काइनेटिक एनर्जी होगी। सो इट मीन्स द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज़ पोटेंशियल एनर्जी बट टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज़ काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें वी ऑब्टेन वी इक्वल टू 2gh। मेरा मेन इंटरेस्ट इस इक्वेशन में है। ये इक्वेशन हमें क्या शो करता है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट सच दैट एयर पार्टिकल नॉट प्रेजेंट, एयर पार्टिकल नॉट प्रेजेंट। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो करता है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट h। अब अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो उसको हम इस पॉइंट से रिलीज़ करें और ये नीचे की तरफ आ रहा हो और हमें कोई कहे कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मालूम करे, तो इसकी जो फार्मूला होगी वेलोसिटी का इस पॉइंट पर क्या होगा? v 2gh1 टोटल हाइट से इस हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, h2gh1 माइनस h2। नाउ एट h2 इक्वल टू 0 जस्ट अबव द ग्राउंड, यहाँ पर h2 क्या होगा? ऑलमोस्ट 0। सो वेलोसिटी जस्ट अबव द ग्राउंड इक्वल टू 2gh1। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट बाय कवरिंग डिस्टेंस h1, करेक्ट। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट h1 एंड रीच टू ए सर्टेन हाइट h2। अब याद रखिए अगर हमारे पास ये बॉल जो है, इससे पहले हमने एज्यूम किया कि इसका एयर के साथ कोई भी टकराव नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको रिलीज़ करें तो इसका एयर पार्टिकल के साथ टकराव होता है। अब अगर हम इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? v इक्वल टू 2h mg माइनस फ्रैक्शनल फोर्स डिवाइड बाय m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट अबव द ग्राउंड व्हेन द पार्टिकल या द बॉल कोलाइड विद एयर पार्टिकल्स। अब अगर हम इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं देन वी यूज दिस फार्मूला v इक्वल टू 2h1 माइनस h2 इंटू mg माइनस फ्रैक्शनल फोर्स डिवाइड बाय m पावर 1/2। These two formula will be used when the ball released from certain height and the ball collide with air particle. And these two formula, this one and this one, will be used when a ball released from certain height and the ball released from certain height and the ball have no passing of air particle, means these two will be used in absence of air, and last two these will be used in presence of air। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? सो एस्केप वेलोसिटी डिफाइन एज द मिनिमम वेलोसिटी
with which a body must be projected up so as to enable it to just overcome the gravitational pull is known as escape velocity. escape velocity क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्राउंड है और हमारे पास ये एक बॉडी है। अगर इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करें तो ये बॉडी वापस जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल स्पीड की वजह से वापस अर्थ की तरफ आएगी। लेकिन अगर इसको हम एक स्पेसिफिक वेलोसिटी दे दें कि ये ग्रेविटेशनल स्पीड से आज़ाद हो जाए तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है एस्केप वेलोसिटी की वो क्या है? 2gr अंडर द रूट। इट मीन एस्केप वेलोसिटी डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, और इट सिंपली मीन्स द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिपेंड अपॉन इट्स वैल्यू ऑफ g एंड इट्स रेडियस r। इस तरह हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है? g/r² के। और हमारे पास मास जो है वो बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के। तो अर्थ की जो मास है उसकी जगह हमने रो डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ को रिप्लेस किया 1/r²। और हमने एज्यूम किया कि हमारे पास अर्थ जो है इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। तो अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन g इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 4/3 π इंटू r। अगर इस इक्वेशन को हम इधर पुट करें वी ऑब्टेन एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g 4/3 π इंटू r² और सिंपली एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू r इंटू अंडर द रूट 8/3 πg इंटू रो। For Earth, gravitational acceleration value is 9.8 meter per second square and radius of Earth equal to 6400 किलोमीटर। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करें और इसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, दिस इज़ नोन एज एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो और उसको हम इस रफ्तार से मीन्स 11,200 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो करें तो ये बॉडी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल स्पीड से आज़ाद हो जाएगी। याद है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये अर्थ है और हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास सपोज है एक बॉल है, ये हमारे पास एक डॉग है, ये हमारे पास एक एलिफेंट है। अगर हम इंटरेस्टेड है कि इस तीनों को फील्ड से ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद करें तो हम हर एक बॉडी को 11,200 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है? g पर, प्लेनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर एंड प्लेनेट की रेडियस पर। रिमेंबर ए प्लेनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर VRMS इक्वल टू 3RT/m। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक प्लेनेट है सपोज और इसके सराउंड एयर पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर है। अब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हम इस इक्वेशन से मालूम करते हैं। VRMS 3RT/m, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, M इज द मास ऑफ द प्लैनेट। अब याद रखिए अगर हमारे पास ये इक्वेशन है RMS वेलोसिटी का, हमारे पास ये अर्थ है और इसके सराउंड जो है एयर पार्टिकल है। अब इस एयर पार्टिकल की जो एक वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं RMS वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 3RT/m। R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हमारे पास टेम्परेचर और M जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी नॉट मास ऑफ द प्लैनेट, दिस इज मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेज। अब अगर इस इक्वेशन से हम किसी भी गैस की RMS वेलोसिटी को मालूम करें, अब अगर ये RMS वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इस प्लेनेट के एस्केप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से कम हो तो याद रखिए ये पार्टिकल जो है ये अर्थ के साथ अटैच होंगे। और अगर RMS वेलोसिटी ये वाला की जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा आ गया, मीन VRMS ग्रेटर देन वी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, देन दिस पार्टिकल विल बिकम एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो याद रखिए हमारे पास जो मून है, मून पर जो है RMS वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, गैस पार्टिकल की RMS वेलोसिटी क्या है? वो मून के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है।
तो इसी वजह से जो है मून पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है वो एस्केप होते हैं फ्राम द अर्थ, फ्राम द मून ग्रेविटेशनल फील्ड. While moon has no atmosphere because RMS velocity of air particle या atmospheric particle is greater than escape velocity. If the escape velocity of a body is equal to the velocity of light, then from such bodies nothing can escape, not even light. Such bodies are called black hole. The radius of black hole is given by this one. This is the radius of the black hole. Where R is the radius of the black hole, G is the universal gravitational constant, M is the mass of the black hole, and C is the velocity of light. So from this equation we can calculate radius of the black hole. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ. याद रखिए हमारे पास अर्थ का जो है वो शेप, ओरिजिनल शेप इस तरह है. इसको हम बोलते हैं इक्वेटर और इसको हम बोलते हैं पोल. अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो फार्मूला है वो क्या है, G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर. लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेटर ज़्यादा है और पोल कम है, तो ये इक्वेटर जो है ये पोल से तकरीबन 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है. अब अगर इस पॉइंट पर हम G की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जी एम डिवाइड बाई आर ई स्क्वेयर. इसको आर ई स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे. अगर इस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मालूम करना चाहते हैं, इसको हम पोल कहते हैं, तो इसको आर पी से डिवाइड करेंगे, आर पी स्क्वेयर. अब यहाँ पर देखिए G इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. मीन्स अगर R ज़्यादा हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. तो इस पॉइंट पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, इस पर जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, अभी हमारे पास ज़्यादा है. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल जो है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर प्लस 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय ए फैक्टर ऑफ 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नो वेरिएशन इन जी विद हाइट. अब याद रखिए हमारे पास ये इक्वेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की. ये शो करता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. मींस जितने आप ज़मीन के सेंटर से दूर जाता जाए तो आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कम होगी. मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्रेविटेशनल अर्थ सरफेस है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास है जी, और हम थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ पर ज़मीन के सरफेस से कितना ऊपर जाकर h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास है जी डैश. सो जी डैश इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच स्क्वायर. फॉर केस ऑफ सिंप्लिसिटी अगर इस दोनों को हम आर का नाम दे दें, सो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू आर प्लस एच. इट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. नाउ एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास जो है ये पॉइंट हम इन्फिनिटी तक ले जाए, मीन्स एच को, इस एच को हम इन्फिनिटी पुट करें, सो जी डैश इक्वल टू वट, आर प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी. सो जी डैश बिकम वट 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0. एंड इफ एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, अगर हमारे पास हम ऊपर जाए और हमारे पास जो हाइट है और रेडियस से बहुत कम हो, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वन, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर. करेक्ट. सिमिलरली द change in gravitational acceleration or decrease in gravitational acceleration equal to what, 2gh by r. अगर हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है जिसमें जो डिक्रीज आता है उसको हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, 2gh by r. अब अगर इस g को हम लेफ्ट साइड तक लाए तो वी obtain del g by g equal to 2h by r. This is known as fractional decrease in gravitational acceleration at a certain height such that height is very very small than r. अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू 2h बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100%. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेरिएशन इन जी विद डेप्थ. अब अगर हमारे पास ये ज़मीन है और हम इसके नीचे इन साइड की तरफ जाते हैं तो याद रखिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. और किस फार्मूले के बेस पर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर जी, और यहाँ पर जो है हमने मास की जगह वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी को रिप्लेस किया आर स्क्वायर. इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें वी ऑब्टेन जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर.
अगर इस आर को हम लेफ्ट साइड आए तो वी obtain g by r equal to 4/3 pi rho into g. Acceleration due to gravity at depth d from the surface of the earth. अब अगर हम इस ज़मीन के इनसाइड आते हैं तो g की जो वैल्यू है इसमें कितना चेंज आएगी, g डैश इक्वल टू 4/3 pi rho g r minus d. Now for equation 1 and equation 2 we obtain g dash equal to g 1 minus d by r. This is our required equation. अगर हम ज़मीन के इनसाइड जाते हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसमें जो चेंज आएगी उसको हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो इनसाइड द अर्थ एट द सेंटर ऑफ अर्थ. अगर हम डी को आर रिप्लेस करें मीन हम ज़मीन के सेंटर तक जाए, डी इक्वल टू आर. डी हमारे पास डेप्थ है, हमारा जो डेप्थ है हम जब डेप्थ कवर करते हैं उस डेप्थ का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू अगर आर हो जाए तो फिर क्या होगा, आर बाई आर 1 - 1 इक्वल टू 0. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू 0. मीन्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ weight of the body become 0 because gravitational acceleration equal to 0. Now the decrease in value of g when we go inside the earth can be calculated by this formula dg by r, correct, and fractional decrease in g can be calculated by this formula d by r, and percentage decrease can be calculated by this d by r multiplied by 100%. वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. अब याद रखिए अर्थ जब रोटेट करता है तो इस रोटेशन की वजह से भी जी की जो है डिस्टर्ब होती है. मिसाल के तौर पर हमारे पास अर्थ है, एक बॉडी है, व्हेन दिस बॉडी इज रोटेट इट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, इट मीन देयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है. सो ये फोर्स जो है वेट की मैग्नीट्यूड में डिक्रीज लाता है. तो हमारे पास जो है ये अर्थ है और यहाँ पर एक बॉडी है जो अर्थ के साथ रोटेट करता है. तो ये बॉडी जो है अर्थ अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, मींस द वेट ऑफ द बॉडी इज़ mg. लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस पर एक और आउटवर्ड फोर्स भी लगता है और ये फोर्स जो है इसकी वेट में डिक्रीज लाता है, करेक्ट. सो द नेट वेट ऑफ द बॉडी विल बी डिक्रीज व्हेन द बॉडी रोटेट ऑन द अर्थ सरफेस. सो याद रखिए the decrease in gravitational acceleration due to its rotation can be calculated by this formula g dash equal to g minus r omega square cos theta, where omega is the angular velocity of the earth. अब पोल पर जो है हमारे पास थीटा 90 डिग्री है तो g की जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, g डैश इक्वल टू g. लेकिन इक्वेटर पर जो है जो हमारे पास इस पॉइंट पर वो कितना एंगल बनाता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. सो g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर. तो याद रखिए अगर इस पिक्चर को हम देखें ये शो करता है कि g की जो वैल्यू हमारे पास g है, लेकिन यहाँ पर g की वैल्यू क्या है, g माइनस समथिंग है. सो इट मीन्स व्हेन ए बॉडी रोटेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ g विल बी स्मॉल बट द वैल्यू ऑफ g एट द पोल विल बी मैक्सिमम. व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल इट्स वेट विल बी इंक्रीज. जाहिर बात है अगर हमारे पास एक बॉडी यहाँ पर है तो इसकी आर ज़्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आर कम है तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो इट मीन ए बॉडी हैव मोर वेट एट पोल देन एट इक्वेटर. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास अर्थ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और हमें इंटरेस्ट है कि इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद करें तो हम इसको एनर्जी देंगे और वो जो एनर्जी देंगे उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसका फार्मूला क्या होता है, -G/m/r. द नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. अब इसको देखिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है उस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लेनेट पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर और रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर. हमारे पास जो अर्थ है उसका मास कितना है, ये है, रेडियस उसका कितना है, ये है. अगर हमारे पास 1 किलोग्राम बॉडी हो, अर्थ के सरफेस पर पड़ा हो तो m इक्वल टू 1, g इक्वल टू 6.67. इस सारी वैल्यू को रिप्लेस करें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में, वी ऑब्टेन दिस वन. सो दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम मास से डिवाइड करें सो वी ऑब्टेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो Gm/r, और इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है हमारे पास जॉल, मास का यूनिट है किलोग्राम. द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जॉल पर किलोग्राम.
अब अगर इसको देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, और ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता जो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पर पड़ा हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही हमारे पास ग्राउंड है, यहाँ पर हमारे पास 1 किलोग्राम बॉडी है, फिर 2 किलोग्राम है और ये 3 किलोग्राम है। सो इस इक्वेशन में जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सारी तीनों बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा, विच मैग्नीट्यूड इक्वल टू 162.5 मेगा जूल पर किलोग्राम, correct? And the dimension formula of gravitational potential is this one. So this is the quick review of chapter number 4. After this we discuss MCQs of chapter number 4. Thank you.